डियर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी के क्लास में हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऑल अबाउट एटम। जितना भी एटम के लिए जो जानकारी आपको ज़रूरी है क्लास 11th के अंदर, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। मसलन एटम के बारे में बताया जाएगा कि एटम का नेचर कैसा होता है, उसका मास क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। ये सारी बातें आपको एटम के बारे में बताई जाएंगी अभी, ठीक है। तो इस वीडियो को जैसे आप जिन बच्चों को पूरा पूरा पता है एटम के बारे में, तो वो क्या करें, एक रिवीजन के तौर पे इसको देखेंगे, और जिन्हें जानकारी चाहिए वो जानकारी के तौर पे देखेंगे, और उसका नोट्स भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एटम के बारे में स्टार्ट करते हैं जानना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा अपने ग्रुप में बच्चों, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एटम क्या है। एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच जनरली डजेंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आप कि एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट मतलब सूक्ष्मतम कण, यानी सबसे छोटा कण, ठीक है। एटम क्या है, सूक्ष्मतम कण है, जो कि जनरली, अभी इस वर्ड को अंडरलाइन करके रखिए, इसे आगे आपको समझाऊंगी इस मतलब क्या रहा, इस जनरली लिखने का मतलब क्या है, ठीक है। विच जनरली डजेंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। फ्री स्टेट में नेचर में नहीं पाया जाता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे याद करना कितना आसान है कि एग्जिस्ट डजेंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट कैसे रहेगा। फ्री स्टेट में उसको तो जल्दी मची रहती है केमिकल बॉन्डिंग करने की, ठीक है। बस याद हो गया कि फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। जनरली बच्चों को देखा जाता है कि एटम और मॉलिक्यूल में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन फ्री स्टेट में रहता है, कौन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये सारी बातों को लेकर। तो यहाँ पे याद रखें कि आपका एटम जो है, हमारा एटम एग्जिस्ट नहीं करता है फ्री स्टेट में, क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग बनाता है, केमिकल बॉन्डिंग करता है, दोस्ती करता है, किसी से दोस्ती करना यानी केमिकल बॉन्डिंग करना। तो फ्री स्टेट में नहीं पाया गया, डजेंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब आगे चलते हैं। द टर्म एटम इज गिवन बाय डाल्टन। द टर्म एटम गिवन बाय डाल्टन। डाल्टन ने ये टर्म दिया है, और इस टर्म एटम जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, ठीक है। एटम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब अखंडित, अखंड, यानी जिसे खंडित नहीं किया जा सके, ठीक है, खंडित नहीं किया जा सके। तो ये जब डाल्टन साहब ने नाम दिया तो उनको लगा ऐसा कि एटम तो सबसे सूक्ष्मतम कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो अब इसको क्या तक तोड़ा जाएगा, इसीलिए उन्होंने उसको लैटिन वर्ड के हिसाब से एटम कह दिया, और जिसका मतलब होता था अखंडित, इनडिविजिबल, ठीक है। लेकिन अभी के समय में हम लोग जानते हैं कि एटम के जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन। तो आज के समय में अब एटम इनडिविजिबल नहीं है, लेकिन ये आपको जानना था कि डाल्टन ने एटम कहा, और एटम लैटिन वर्ड है जिसका मतलब इनडिविजिबल होता है। लेकिन अब जो है नाउ अडेज एटम के 3 पार्ट्स, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स भी हम लोग पढ़ते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका आविष्कार आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कैसे हुआ, प्रोटॉन का आविष्कार कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का आविष्कार कैसे हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये सारे आविष्कार हुए, और ये वर्ड जो था कि एटम इनडिविजिबल होता है, ये गलत भी हो गया, एटम डिविजिबल भी होने लगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और जाए, ठीक है। तो देखिए फिर आगे क्या है, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट्स वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अब क्या है, पेरियोडिक टेबल के अंदर जब आप सिंबल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आप देखते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो भी, तो वो जो सिंबल आप देख रहे हैं पेरियोडिक टेबल के अंदर, तो वो जो सिंबल आप देख रहे हैं वो वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट का एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिए, आपने सोडियम लिखा Na, इसका मतलब हो गया कि ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल भी हो गया और वन एटम ऑफ सोडियम भी हो गया। अगर मैंने यहाँ 2 कर दिया, इट मीन्स कि ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब ये किसको कर रहा है, 2 एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी ने यहाँ 5 लिख दिया तो Na जो है अकेला Na एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके आगे आप जितना बढ़ाते जाएंगे वो उतने एटम का नंबर बढ़ाता जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि Na इंडिकेट्स 1 एटम ऑफ सोडियम, क्लोरीन इंडिकेट्स 1 एटम ऑफ सोडियम, और 2 Na आप लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इंडिकेट्स 2 एटम ऑफ सोडियम, 2 एटम ऑफ सोडियम, ठीक है।
बात आ गई समझ में आपके? बहुत काम करता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं तो ये छोटी छोटी बातें आपके बहुत यूज की हो जाती है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए, द शेप ऑफ एटम इज क्या? स्फेरिकल। एटम का जो शेप है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। ये सब मतलब एक जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उसके अनुसार जो मैक्स मतलब 90% जो रिजल्ट में दिखता है उसके अकॉर्डिंग दे दिया जाता है। तो ये स्फेरिकल शेप बता दिया गया कि एटम को आप ऑलमोस्ट मान सकते हैं वो किस तरह का होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। अब जब स्फेरिकल हो गया तो ये भी समझ में आ रहा है कि उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। स्फेयर का जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम निकालने के लिए बस जस्ट वही फॉर्मूला लगा के यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर तो पता होना चाहिए, पहले रेडियस होना चाहिए पता। तो देखिए एटम का रेडियस क्या होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या कहेंगे 10⁻⁻10 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम भी इसे कहते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब आप 10⁻⁸ सेंटीमीटर लिखें, 10⁻⁻10 मीटर लिखें, या 1 एंगस्ट्रॉम लिखें, दोनों एक ही होता, तीनों एक ही होता है, बस सिर्फ यूनिट का फर्क कर दिया गया है। तो ये आज से आपको एकदम आपके मतलब दिमाग में रहना चाहिए कि 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो -8 है तो सेंटीमीटर में हो गया, इसी में 2 जीरो बढ़ गया तो मीटर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्लियर ना। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्फेयर है तो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम का ऑर्डर क्या होता है, 10⁻⁻24 cc, सेंटीमीटर क्यूब। सीसी मतलब यहाँ में लिख दिया है मैंने, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप सिर्फ एक बारी पूरी वीडियो देख लें, आपके दिमाग में सब रह जाएगा, ठीक है। लेट वॉल्यूम V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज रेडियस ऑफ एटम हो गया, तो 4/3 पाई, आर का वैल्यू रख दिया, क्यूब है, क्यूब किया, तो 8 3 जा 24 हो गया, -24। तो इसी को आप जो देख रहे हैं ना, इसे ही ऑर्डर ऑफ कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मतलब 10 के ऑर्डर में होता है, कैसा, 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब को ही cc लिखा जाता है। आप सेंटीमीटर क्यूब लिखें, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर यहाँ अकेला था तो क्यूब है तो दोनों पे क्यूब होगा ना, ये अगर मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर भी तो मल्टीप्लाई हो रहा तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं वो देखिए, इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ 3 टाइम्स का मतलब है कि ऐसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया आपने, तो देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर 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 भी तो मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, उसे ही cc लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब किसी भी एटम का जो मास है वो कैसे बताते हैं, उसके लिए क्या करना है कि एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब एटॉमिक वेट उस एलिमेंट का जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.66 10⁻⁻24 ग्राम से। ये क्या होता है, 1 AMU के बराबर होता है। ये कितना होता है, 1 AMU इक्वल्स टू इतना होता है, ठीक है। 1 AMU को जब आप AMU को कन्वर्ट करना हो ग्राम में तो क्या करते हैं हम लोग, इसको 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पे देखिए मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, देखिए AMU में अगर बात की जाती है, जो आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं ना, वो AMU का वैल्यू दिया रहता है, यानी 23 AMU। AMU का मतलब हो एटॉमिक मास यूनिट, जो कि कार्बन 12 पे कंपेयर करके निकाला जाता है। तो वो आगे हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उस समय पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 23 हो गया क्या, एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से आपका सोडियम का, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से, तो ये जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करके उतना ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। किसका, मास ऑफ एटम हो जाएगा। जब भी मास बताना होता है तो वो केजी में या ग्राम में बताते हैं, है ना, किलोग्राम या ग्राम में बताते हैं, तो इसलिए ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दिया। और आप समझ ही रहे हैं कि केजी में अगर कन्वर्ट करना है तो 3 जीरो का आपको क्या करना होगा, बढ़ा देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया मास ऑफ एन एटम, ठीक है। फिर अब देखिए आपने वॉल्यूम पढ़ लिया, मास पढ़ लिया, तो ओबियस है कि डेंसिटी भी आएगा, स्फेयर है तो डेंसिटी भी आएगा ही आएगा। तो मास पहले रेडियस जान लिया कि क्या होगा, फिर वॉल्यूम निकाल लिया रेडियस से, और जैसे ही वॉल्यूम निकाल लिया फिर मास भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो अब मास और वॉल्यूम पता है हमें, तो डेंसिटी भी हम लोग निकाल लेंगे। तो डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम बाई वॉल्यूम, मास ऑफ आइटम और वॉल्यूम। तो मास आपने क्या निकाला, एटॉमिक वेट इंटू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम,
यही ना भी किया ऊपर में, और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि छोटा छोटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। मास अगर दिया हुआ है तो मास बाई वॉल्यूम कर देंगे तो डेंसिटी निकल जाएगा। अगर आपको मास नहीं दे रखा है तो भी आप मास तो निकाल ही सकते हैं। मान लीजिए एटॉमिक वेट आपको पता है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कन्वर्ट हो गया मास में, और 4/3 पाई आर क्यू अगर रेडियस दे रखा है तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। मतलब ये समझिए कि ये फॉर्मूला हुआ, और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप डेंसिटी पता कर सकते हैं। तो आज से आप याद कर लीजिए छोटा सा कि डेंसिटी इक्वल्स टू, डेंसिटी यानी कि घनत्व, घनत्व बोलते हैं इसे, ठीक है ना। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम होता है। ये आपको एकदम याद होना चाहिए, बहुत जगह पे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त काम आता है, ठीक है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एटम के बारे में हम लोगों ने सब कुछ जान लिया कि उसका स्फेरिकल शेप होता है, तो उसके पास मास होता है, उसका वॉल्यूम होता है, उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब जानेंगे कि एटम का नेचर कैसा होता है। तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, दोनों सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आपका एटम क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। मान लीजिए कि बोरॉन है, उसके पास उसका एटॉमिक नंबर 5। तो एटॉमिक नंबर जब ये न्यूट्रल एटम होता है, जब एटम न्यूट्रल होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन 5 निगेटिव है, 5 पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना, कैंसिल कर देगा। तो ये चीज़ क्यों, इसी वजह से क्या होता है, आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है, व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज निगेटिवली चार्ज एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। आगे देखते हैं कि एटम के बारे में और कुछ जान लेते हैं। अब देखिए शुरुआत में जो डेफिनेशन था कि ऑलमोस्ट आपको लिखाया गया था, आप पीछे जाएं और देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन में एक वर्ड यूज था, एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच जनरली डजंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। वर्ड क्या था, जनरली, ठीक है। यहाँ ये नहीं लिखा गया ना कि होल एटम्स आर प्रेजेंट डजंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जनरली लिखा गया कि जनरली मतलब 90% ऐसा है कि फ्री स्टेट में नेचर में नहीं पाए जाते हैं, टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। लेकिन कहीं तो कुछ लोचा है जनरली लिखने के बाद, है ना, वर्ड का फर्क पड़ता है। तो उसी चीज़ को आप देखेंगे कि कुछ ऐसे एटम हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और वो केमिकल रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे नोबल मेटल कहा जाता है या नोबल गैसेस कहा जाता है, इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। वही देखना है आपको आगे पॉइंट में, ओके। तो यहाँ देखिए, दोज एटम विच कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost ऑर्बिट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर एंड डोंट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन और इन केमिकल रिएक्शन। दीज एटम्स आर कॉल्ड इनर्ट और नोबल एटम्स। समझ गए आप, जो समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो 6 है, आपको याद कर लेना है कि ये सिर्फ 6 ही है ऐसा जिसको कि आप नेचर में फ्री स्टेट में पाया भी जाता है और टेक पार्ट नॉट रिएक्शन। बट अब कुछ कुछ है, जैसे जेनॉन है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगा है, बॉन्डिंग करने लगा है, लेकिन लिमिटेड के साथ करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर वक्त कर लेगा बॉन्डिंग, लिमिटेड फ्लोरीन के साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, बस इन्हीं लोगों के साथ वो करता है बॉन्डिंग। तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है, आगे चल के तो पढ़ाया जाएगा। अभी आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर दिखा है, याद कर लेना है आपको अभी से, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके हर वक्त, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86। अब यहाँ पे इसका जब कॉन्फ़िगरेशन में लिखना सिखाऊंगी आपको, रिसेंटली जल्दी से ही आपको सिखाऊंगी कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो अगर आपको आता है तो आप लिख के देखें, तो सारे के हीलियम को छोड़कर, एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी इसमें 5 बचते हैं उनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है वो जल्दी नहीं चाहता है रिएक्शन में भाग लेना। ये बातें केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाई गई हैं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग का पूरा वीडियो प्लेलिस्ट तैयार है बच्चों, आप वहाँ देखेंगे, आपके समझ में आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है और कौन नहीं करता है। खैर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए, दोज एटम विच कंटेन्स लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट
इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, डोंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर बट टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी 8 वाला तो पार्ट करेगा नहीं और फ्री स्टेट में पाया जाएगा, लेकिन जिनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फ्री स्टेट में रहना ही नहीं चाहते हैं, वो जल्दी से चाहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो बॉन्डिंग करते हैं, और यहीं से जन्म हो जाता है केमिकल बॉन्डिंग का। यहीं से इस आपके जो एटम का ये जो नेचर है ना, इस नेचर की वजह से आपको एक टॉपिक ही पढ़ना पड़ जाता है, क्या, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इसी वजह से होता है और हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, समझ गए आप। यानी एक चीज़ तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी केमिकल बॉन्डिंग किया जाता है अस्थायी होने के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए पार्ट्स ऑफ एटम देख लेते हैं। आपने सब कुछ एटम के बारे में जान लिया है, कुछ दिक्कत नहीं है आपको। एटम के जो है आप ये जानिए कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के अनुसार ये बांटा गया है, ठीक है। रदरफोर्ड ने ही अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा, तो यही है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स ऑफ एटम हैज़ 2 पार्ट्स। एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, ये किसने कहा है, रदरफोर्ड ने कहा है। एक न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस को छोड़ के जो पार्ट हुआ उसे कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ओके, समझ गए। तो जैसे कि मान लीजिए ये एटम बनाया मैंने, ये बीच में न्यूक्लियस होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। सेंटर में, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि कौन बैठा रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होता है इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस सेंटर में, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से अराउंड द न्यूक्लियस होता है, चक्कर लगाता है उसमें इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर आप देख लें कि आप देखें न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस के जो जन्मदाता हैं वो रदरफोर्ड हैं। इट इज़ वेरी स्मॉल स्पेस सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। सेंटर ऑफ एटम में होता है, बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, आप उसको देखें, उसमें मैंने साफ साफ दिखाया है कि इतना छोटा होता है ना सेंटर की, वहाँ से एक ही पार्टिकल अल्फा किरण का ऐसा होता है जो लौट के अपने पाथ पे एकदम साफ लौट आता है। तो वो ही बताता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा मजबूत चीज़ रखा पड़ा था जिसकी वजह से टकरा के एकदम बैक हो गया, ठीक है। तो यही था। तो न्यूक्लियस आप समझ गए कि हैवी होता है, यानी कि वेरी स्मॉल स्पेस सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। सेंटर ऑफ एटम में होता है, छोटा सा होता है। द ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, यानी आपके जो मास आपने पढ़ा ना एटम का, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको, वो सारा मास का रीजन कौन बनता है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस पूरे एटम के मास का जो ये है सेंटर है, वो कौन है, न्यूक्लियस ही है। तो आपको ये भी पता है कि एटॉम, वहाँ मैंने कहा एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई किया था 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। तो एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, P+N करते हैं ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये होता कहाँ है, अभी जस्ट बताया ना आपको, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो बस इसी से याद रखना है कि इंटायर मास किस पे डिपेंड करता है, एटम का, न्यूक्लियस पे करता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए द मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। समझ गए, एक ही बात है, ये बोले एक ही चीज़ है, ठीक है, कि पूरा मास किस पे डिपेंड करता है। MCQs इससे बहुत आने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है इसे कि एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। फिर आइए आगे जाते हैं। इट कंटेन्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड ऑल अदर सब पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यानी न्यूक्लियस में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और अदर सब पार्टिकल्स भी होते हैं लाइक न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से घर बना है, इलेक्ट्रॉन का अलग घर है अपना एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी को अपने साथ लेना नहीं चाहता है, इलेक्ट्रॉन सेपरेट रहना चाहता है, अलग रहना चाहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के साथ कोई नहीं रह सकता है। बाकी जितने भी सब पार्टिकल हैं वो कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ दोस्ती करके न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऑब्वियस है कि जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, और ये भी याद करने का एक तरीका है कि न्यूक्लियस क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि उसमें सारे के सारे पार्टिकल्स पॉजिटिव नेचर के हैं, क्योंकि वो दोस्ती करने में बिलीव करते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल के रहने में, पॉजिटिव थॉट में विश्वास करते हैं, इसलिए वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। क्लियर। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, मिलजुल के रहता है। सारे जितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे,
न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और आप जानते ही हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिव नेचर का है, अकेला अकेला रहना चाहता है, इसलिए वो कैसा है, निगेटिव नेचर का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, समझ गए, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। आगे जाते हैं, तो चलिए, न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड हेंस दीज पार्टिकल्स कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। याद रखिएगा, प्रोटॉन, मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं किसमें, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो आपका जो न्यूक्लियस है उससे इसको न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, कलेक्टिवली, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्लियर, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह दीजिएगा कि पॉजिट्रॉन, ये जितने भी हैं सबको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, नहीं, वो सब बहुत कम मात्रा में होता है। मेनली कौन सा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर, अब आइए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को भी देख लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे इसे। तो देखिए, इट इज़ एन एम्प्टी स्पेस सिचुएटेड अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। एटम के अराउंड जो न्यूक्लियस के अराउंड जो जगह होता है ना, वो क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होता है। इट कंटेन्स ओनली इलेक्ट्रॉन, उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहता है और कोई नहीं रहता है। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये ऑर्बिट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑर्बिट, इसे ही ऑर्बिट कहते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एन एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, यानी कि एटम का जो वॉल्यूम होता है वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के कारण ही होता है। मास किसके कारण होता है, न्यूक्लियस के कारण होता है। और वॉल्यूम किसके कारण होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के कारण होता है। ओबियस है, वॉल्यूम में अभी आपको क्या पढ़ाया गया कि वॉल्यूम जब हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 4/3πr³। ठीक है, आर क्या है, रेडियस है, और रेडियस कैसे निकालते हैं, देखिए, बस मतलब रटना नहीं पड़े उसके लिए थोड़ा सा आपको, न्यूक्लियस हुआ, ये हमने ऑर्बिट बना लिया, 2-3 बना लेना है, हाँ बना लिया। ठीक है, तो रेडियस किसे कहते हैं, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो दूरी होता है, आउटर मोस्ट यानी बाह्यतम कक्षा, सबसे बाहर वाली कक्षा, यानी सबसे बाहर वाला ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, इसे कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट, वो सबका अलग अलग होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, जैसा आपका एटम होगा उसके अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के दूरी को ही रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस है तभी तो वॉल्यूम निकलता है, यही रेडियस है तभी तो वॉल्यूम निकला। इसलिए ध्यान, याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्यूम ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एन एटम। क्लियर, समझ गए आप लोग, कैसे होगा याद। ठीक है, आइए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्बिट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को हम लोग ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने एटम से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी बातें थी, ये बातें छोटी छोटी ही हैं, बट आपके दिमाग में रहने से क्या है, इससे आपको कम से कम 5 MCQs 6 MCQs आएगा। तो इसलिए ध्यान से इसको, जो जो बातें बताएगी, एक बार या 20 मिनट वीडियो देखेंगे, आपके दिमाग में सब कुछ रह जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिएगा अपने ग्रुप में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप तक वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचेंगे बच्चे, और आप उसे देख लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।